नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। करीब 200 साल का सफर, ये समझने के लिए कि आखिर कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने इतने बड़े देश पर कब्जा कर लिया और फिर कैसे उस साम्राज्य का सूरज डूबा। ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है ना? ये कहानी सिर्फ जंग और समझौतों की नहीं है। ये कहानी है लालच की, अर्थव्यवस्था की और ताकत के बदलते खेल की। तो फिर चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दौलत की एक होड़ से। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें भारत के खजाने की तरफ खींची चली आ रही थीं और इस रेस में खिलाड़ी कई थे। अच्छा, तो उस वक्त भारत में हो क्या रहा था? देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी ताकत थी मुगल सल्तनत, वो कमजोर पड़ रही थी। 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कोई ऐसा मजबूत बादशाह नहीं आया जो पूरे देश को एक साथ बांध कर रख सके। और जब सेंटर में पावर कमजोर होती है ना, तो एक वैक्यूम बन जाता है, एक खालीपन। इसी खालीपन को भरने के लिए छोटी छोटी ताकतें और यूरोपीय कंपनियां आगे आने लगी। तो भारत को सोने की चिड़िया कहते क्यों थे? भाई ऐसा क्या था यहाँ? बात सिर्फ मसालों की नहीं थी। बिहार जैसे इलाकों से मिलने वाला शोरा, जिससे बारूद बनता था, वो बहुत जरूरी था। फिर अफीम, नील और यहाँ का बना लाजवाब सूती कपड़ा, इन सब चीजों की यूरोप में जबरदस्त मांग थी। ये एक बहुत बड़ी मार्केट थी और हर कोई इसका फायदा उठाना चाहता था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। बहुत जल्द सिर्फ व्यापार करने का इरादा जमीन पर कब्जा करने के लालच में बदल गया। अब बात सिर्फ मुनाफा कमाने की नहीं थी, अब बात कंट्रोल हासिल करने की थी। तो सवाल ये उठता है कि इस होड़ में अंग्रेज ही सबसे आगे क्यों निकल गए? खासकर फ्रांसीसियों से बेहतर कैसे कर पाए? इसकी एक बड़ी वजह थी उनकी कंपनी का स्ट्रक्चर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, मतलब पैसा लगाने वाले मुनाफे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, जोश था। वहीं फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, जिसके फैसले धीरे होते थे, काम में उतनी फुर्ती नहीं थी। तो एक तरह से प्राइवेट जोश ने सरकारी सुस्ती को हरा दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। अंग्रेजों के पास कुछ और भी इक्के थे। उनकी नेवी मतलब नौसेना दुनिया में सबसे ताकतवर थी, जो उनके व्यापार के रास्तों को महफूज रखती थी। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, तो वो बेहतर और ज्यादा माल बना सकते थे। और ये बहुत जरूरी है, उन्होंने जंग लड़ने के लिए पैसा जुटाने का एक मॉडर्न तरीका निकाल लिया था, लोन मार्केट। वो बाजार से कर्ज लेकर अपनी सेना पर खर्च करते थे, जो उनके दुश्मन नहीं कर पा रहे थे। और फिर आया वो पल जब व्यापार पूरी तरह से राज में बदल गया। अगर प्लासी की लड़ाई एक शुरुआत थी, तो 1764 में बक्सर की लड़ाई वो असली गेम चेंजर थी। इस एक जीत के बाद कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का हक मिल गया। मतलब वो अब शासक बन गए थे। अब जब सत्ता हाथ में आ गई, तो अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने भारत के समाज को, खासकर यहाँ की जमीन और अर्थव्यवस्था को जड़ से बदल कर रख दिया। उन्होंने पूरे देश में टैक्स वसूलने के अलग अलग सिस्टम लागू किए। बंगाल और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट आया, जिसने जमींदारों को बहुत ताकतवर बना दिया। दक्षिण में रैयतवाड़ी सिस्टम था, जिसमें सीधे किसानों से टैक्स लिया जाता था। और उत्तर पश्चिम में महालवाड़ी सिस्टम, जहां पूरे गांव से एक साथ टैक्स वसूला जाता था। इन सबका मकसद बस एक ही था, कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालना। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ इकोनॉमिक ड्रेन, यानी भारत का पैसा एक तरफा बहकर इंग्लैंड जाने लगा। भारत के मशहूर कपड़े जैसे लोकल उद्योग तबाह हो गए, क्योंकि ब्रिटेन से मशीनों का बना सस्ता माल यहाँ के बाजारों में भर गया। और किसान, वो भारी टैक्स के बोझ तले दबकर और गरीब होते चले गए। लेकिन जुल्म की भी एक हद होती है। करीब 100 साल के राज के बाद भारतीयों का गुस्सा एक ऐसे भयानक विद्रोह के रूप में फूटा, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। 1857 का विद्रोह कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये तो दशकों से सुलग रही आग थी। किसानों का शोषण, डलहौजी की हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा, लोगों में ये डर कि अंग्रेज उनका धर्म बदलवा देंगे, उनके रीति रिवाजों में दखल, इन सब ने मिलकर एक बारूद तैयार कर दिया था। सिपाहियों का गुस्सा तो बस वो चिंगारी थी जिसने इस बारूद में आग लगा दी।
और ये जो बगावत की आग थी ना, वो 1857 में बुझी नहीं। बिहार के वीर कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने जो मशाल जलाई थी, उसे आने वाली पीढ़ियों ने थामे रखा। देखिए, करीब 100 साल बाद जयप्रकाश नारायण जैसे नेता भी उसी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये दिखाता है कि आज़ादी की ये लड़ाई कितनी लंबी और लगातार चली। और ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ बड़े शहरों या सेनाओं तक ही सीमित नहीं थी। ब्रिटिश राज के पूरे दौर में संथाल और नोनिया विद्रोह जैसे कई जबरदस्त आदिवासी आंदोलन भी हुए। इन लोगों ने अपनी जमीन और अपनी जिंदगी बचाने के लिए बड़ी बहादुरी से टक्कर ली। 1857 की क्रांति के बाद आज़ादी की लड़ाई का तरीका बदल गया। अब ये ज्यादा संगठित हो गई और इसी ने आखिरकार भारत की आज़ादी का रास्ता बनाया। और फिर 20वीं सदी में आते हैं महात्मा गांधी, जिन्होंने इस लड़ाई की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने इसे कुछ पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई से निकालकर आम जनता का आंदोलन बना दिया। बिहार में उनका चंपारण सत्याग्रह इसका पहला बड़ा सबूत था, जहां उन्होंने बिना हथियार उठाए सच और अहिंसा की ताकत दिखाई। ये तरीका आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की पहचान बन गया। 1940 का दशक, ओहो, चीजें बहुत तेजी से बदलीं। दूसरा विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन का जबरदस्त दबाव और देश के बंटवारे की राजनीति, इन सब ने मिलकर अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना नामुमकिन सा कर दिया। यह बहुत ही उथल-पुथल भरा दौर था, जिसका अंत हुआ 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। एक ट्रेडिंग कंपनी आई, उसने एक देश पर कब्जा किया, उसे अपने हिसाब से बदला और फिर चली गई। लेकिन उसकी विरासत, वो आज भी हमारे साथ है, हमारी राजनीति में, हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे समाज में। इस 200 साल के अध्याय ने आज के भारत को कैसे गढ़ा है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।